चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। और इस तरीके से हमने हॉलो स्फीयर का पोटेंशियल भी देखा ड्यू टू पॉइंट मास सिस्टम। बहुत सारे पॉइंट मास हो तो उनकी वजह से भी हमने कितना पोटेंशियल आता है किसी पॉइंट पी पर, वो देखा। और किसी अकेले पॉइंट मास की वजह से कितना आता है वो भी देखा। अकेले पॉइंट मास का आता है, ये बहुत सारे पॉइंट मास है तो सभी का उस पॉइंट पर लिख दो और सभी को जोड़ दो। स्केलर क्वांटिटी होती है तो जुड़ जाएंगे सीधे। हॉलो स्फीयर है तो अंदर आता है -gm/r, सरफेस पर भी आता है -g/r, मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक कांस्टेंट रहता है, उसके बाद फिर कम होता रहता है -g/x। x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सॉलिड स्फीयर में अंदर ये आता है, ये -gm/2r³, फिर ऊपर है 3r² -x²। तो इस तरीके से सेंटर पर सबसे ज्यादा होगा, कम होता रहता है सरफेस तक, उसके बाद फिर और कम होता रहता है। ठीक है। और हमने क्या क्या पढ़ा था? बेसिकली हमने एक दो फॉर्मूले और पढ़े थे ऊपर, उनको मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर, पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं किसी पॉइंट, मतलब कहीं की पोटेंशियल एनर्जी को हम लिख सकते हैं m इंटू वी ऑफ दैट पॉइंट, m0 इंटू वी ऑफ दैट पॉइंट। मतलब किसी भी पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी है, किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो हम क्या लिख सकते हैं? मास इंटू उस पॉइंट का पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हैं ना। और हमने ये भी देखा था कि जो डेल्टा यू होता है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, किस तरह से डिफाइंड होती है? वो होती है वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और हम जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें कंजर्वेटिव कौन है? ग्रेविटेशन फोर्स। तो इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स या माइनस ऑफ, चलो अभी पहले वर्क डन बाय द एक्सटर्नल लिख देता हूँ केवल। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू, और डेल्टा यू का मतलब हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, राइट। और यू फाइनल को मैं लिख सकता हूँ m0 इंटू पोटेंशियल फाइनल माइनस m0 इंटू पोटेंशियल इनिशियल। m0 को मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो इस तरीके से मतलब वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगर है, निकालना है हमें, तो हम ये कर सकते हैं m0 इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। समझ में आया कैसे किया? जैसे u को हम क्या लिख सकते हैं? m0 इंटू पोटेंशियल। भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मास इंटू पोटेंशियल, और ये तो हमें पता ही है। तो डेल्टा यू को यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकता हूँ। यू फाइनल को मैं ये लिख सकता हूँ मास इंटू फाइनल पोटेंशियल, माइनस यू इनिशियल को लिख सकता हूँ मास इंटू इनिशियल पोटेंशियल। तो इस तरीके से, तो ये हमें याद रखना है, ये भी बहुत बढ़िया चीज है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा ये बात तो ध्यान रखें कि ये कब वैलिड है? जब हम बहुत स्लोली स्लोली मूव करा रहे हैं एम नॉट मास के पार्टिकल को। अगर एम नॉट मास का जो पार्टिकल है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये बन जाएगा वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन बराबर माइनस ऑफ एम नॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये इनिशियल आगे फाइनल आगे पीछे हो जाएगा। खैर ये मैंने रिवीजन करा दिया, राइट। चलिए अब हम जब बढ़ते हैं आगे, तो हमारी जो पृथ्वी होती है, धरती होती है, धरती माता जो होती है वो क्या होती है? सॉलिड स्फीयर होती है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, एच हाइट ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, नीचे पोटेंशियल क्या होगा। चलिए इसको करिए। तो कोई प्लैनेट है जिसका मास m है और रेडियस r है। अब कोई भी प्लैनेट हो वो सॉलिड स्फीयर ही है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूले ही लगाएंगे। तो सबसे पहला इसमें है, तो देखो एक तो मास m का प्लैनेट है, ठीक है, और एक छोटा सा मास है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? पोटेंशियल नहीं लिखनी, क्या लिखनी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? m इंटू पोटेंशियल, राइट, उस पॉइंट पर जहां पे हमने उस मास को रखा है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो प्लैनेट रहेगा मास m और रेडियस r का, उसकी वजह से हमें पोटेंशियल लिखना है। और कहाँ पर लिखना है? जहां पे हमने स्मॉल m रखा है। तो जैसे पहले हमने सरफेस पर रखा है, तो मान लो इस सरफेस पर हमने स्मॉल m रखा है, ये पॉइंट P है। तो इस बड़े से प्लैनेट की वजह से इस पॉइंट P पर हम पोटेंशियल लिखेंगे।
पोटेंशियल लिखेंगे बीपी, और इस पॉइंट पर मास रखा है एम, तो एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी इन दोनों की। करें इस तरीके से। तो सपोज दिस इज द प्लैनेट, ये प्लैनेट है, और प्लैनेट जो होता है वो सॉलिड स्फीयर होता है, ठीक है, और इसकी रेडियस है आर, इसका मास है एम। अब किसी छोटे से पार्टिकल जो कि इसके सरफेस पर रखा है स्मॉल एम का, हमें इन दोनों की इंटरेक्शन वाली पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो U कितना लिखोगे आप? U बराबर, बताइए, सरफेस की बात हो रही है ना, तो पोटेंशियल एट द सरफेस बराबर मास इनटू पोटेंशियल एट द सरफेस। अब सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, आपको एक दिन का वक्त मिल गया, याद होना चाहिए, m इंटू माइनस जी, कैपिटल M अपॉन कैपिटल R, राइट। तो ये हो गया आंसर, तो ये आ गया आंसर माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R। चलिए ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड करो, सेकंड है एट ए हाइट, एट ए हाइट r/2, r/2, करिए। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए सरफेस से r/2 ऊपर, सरफेस से r/2 ऊपर, मतलब जो डिस्टेंस से होती है x डिस्टेंस, वो हो जाएगी r प्लस r/2, तो काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे u हमें चाहिए आउटसाइड, ठीक है, रेडियस से ज्यादा, मतलब बाहर निकल के। तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना होता है, वो जो भी होगा फॉर्मूला, ये हो जाएगा m इंटू वी आउट, बाहर का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम अपॉन एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे, आर प्लस r/2, मतलब 3r/2 हो गया। तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस जी अपॉन 3r/2, ठीक, ये आ गया जूल। ओके, लास्ट वन, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या था, अ डेप्थ r/2 बिलो द सरफेस, तो सरफेस से नीचे r/2 है ना, लेकिन x कहाँ से होता है, सेंटर से, तो हम देख लेते हैं। तो ये तो r/2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर सरफेस से नीचे r/2 आया है तो सेंटर से x बराबर कितना हो जाएगा, इसका r/2 हो जाएगा। तो u हमें चाहिए x इज इक्वल टू r/2 पर, सेंटर से r/2 डिस्टेंस हो जाएगी ना, अगर डेप्थ नीचे r/2 आ गया तो, ठीक है, बढ़िया है। तो हमें u इनसाइड चाहिए, तो इनसाइड का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू पोटेंशियल ऑफ इनसाइड। तो सॉलिड स्फीयर की वजह से इनसाइड पोटेंशियल कितना होता है, वो होता है माइनस जी एम अपॉन 2r³ 3r² माइनस x², है ना, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप r/2 रख दो, तो आप जब x की वैल्यू को r/2 रख दोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, -11 जी एम कैपिटल M डिवाइडेड बाय 8r, रख दोगे ना x की वैल्यू r/2, x बराबर कितना रखना है आपको, r/2। समझ गए कैसे निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी? तो आगे आपको सबको समझ में, तो ये वाला क्वेश्चन कर लो, देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाता है। तो क्या कह रहा है इसमें कि एक पार्टिकल है मास m का, जो अर्थ की सरफेस पर रखा है, ऐसे मान लेते हैं ये है अर्थ, और इस तरीके से अर्थ की रेडियस है r e, और अर्थ का मास हम ले रहे हैं m e,
एक पार्टिकल है जो सरफेस पर ही रखा है, इसका मास है m, ये तो हो गई इनिशियल पोजीशन, राइट। अब बोल रहे कि इसको लिफ्ट करा दी, कितनी, सरफेस से h हाइट ऊपर तक की लिफ्ट करा दी, तो h हाइट ऊपर मतलब सरफेस से h हाइट हम आगे निकल गए, ठीक है भाई। तो इसकी हमने लिफ्ट करा दी इस तरीके से, इसको यहाँ हम h हाइट ऊपर ले आए, ये ऊपर ही है ध्यान रखना। और अब ये पार्टिकल यहाँ पहुंच चुका है, मास m है और ये है इसकी फाइनल पोजीशन। तो आपको निकालना है वर्क डन, वर्क रिक्वायर्ड टू लिफ्ट, मतलब इसको ऊपर उठाने के लिए कितना वर्क डन लगाना पड़ेगा, कितना वर्क डन इसे करना करना पड़ेगा हमें बाहर से। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स ये पूछ रहा है कि कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा इसको एच लिफ्ट कराने के लिए। तो अभी अभी हमने देखा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स में क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकता हूँ। याद करो अभी भी लिखा था, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को हमने क्या लिखा था, मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो ये मास कौन सा, जिसको लिफ्ट करा रहे हैं, जिसको हम डिस्प्लेस करा रहे हैं, वो वाला मास इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मतलब इस अर्थ का ये जब यहाँ फाइनल पोजीशन पे था तब पोटेंशियल क्या होगा, और जब ये इनिशियल पोजीशन पे था तो पोटेंशियल क्या होगा। बस यही आंसर है आपका। तो यहाँ आप रख दोगे m, v फाइनल और v इनिशियल आप चाहो तो मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम v फाइनल सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अर्थ है तो सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये जब फाइनल की बात हो रही है तो r वो सॉरी x बराबर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा माइनस जी इन मास ऑफ अर्थ अपॉन x, और x बराबर कितना हो जाएगा, आर ई प्लस एच, सिंपल है, ये हो जाएगा आर ई प्लस एच, राइट। कोई दिक्कत इसमें। और अगर इनिशियल की बात करेंगे तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई, ये आ गए अपने पास वी फाइनल एंड बी इनिशियल। तो वी फाइनल यहाँ पे रख दो, कितना आ गया, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, फिर एक माइनस फॉर्मूले का आ गया और एक माइनस इसके फॉर्मूले में है, मतलब एक माइनस तो ये वाला आ गया और एक ऑलरेडी है, तो माइनस जी एम ई अपॉन आर ई। इस तरीके से ये क्या निकल गया, वर्क डन टू लिफ्ट अ ब्लॉक फ्रॉम लिफ्ट अ ब्लॉक फॉर हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, राइट। अरे बात समझ में आई आपको, ये देख के सही तो लग रहा है ना, एच हाइट सर आपने हाइट कहाँ ऊपर उठाई है, ये तो अपने साइड में चला दिया, भाई अर्थ की बात हो रहा है, अर्थ से ऊपर जाना, हाइट ऊपर ही है, अब ऊपर ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, याद है, अर्थ है ना ये भाई। ओके, तो एक सवाल का जवाब दो कि यहाँ ग्रेविटेशन में हमने तो इस तरह से निकाला वर्क डन, है ना, पर अगर हम अभी पुराने वाले सवाल कर रहे होते हैं, जैसे हम वर्क पावर एनर्जी में पढ़ते हैं कि ये सरफेस है, सरफेस से एच हाइट ऊपर जाने में, सरफेस से अगर एच हाइट ऊपर हम किसी मास एम के ब्लॉक को ले गए, एच हाइट ऊपर किसी मास एम के ब्लॉक को ले गए, तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कितना वर्क डन करना पड़ा, तो हम ये निकालेंगे ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वहां भी लगा सकते हैं, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, राइट। तो ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन और अर्थ सरफेस पे जाएगी इनिशियल पोजीशन। तो हम अर्थ सरफेस पे यहाँ पे क्या मानते हैं, रेफरेंस पॉइंट 0 लेते हैं, है ना। और यू फाइनल कितनी हो जाएगी, एम जी एच, तो बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा, एम जी एच माइनस 0, तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा, एम जी एच, राइट। मतलब अगर हम ये एच इतना छोटा होता है, इतना सरफेस के सरफेस जो है अर्थ से ज्यादा ऊपर नहीं होता, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में अगर ये बहुत छोटा होता तो उस केस में हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ना, करते थे कि नहीं करते थे, करते थे ना भाई, कि ब्लॉक मास m है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एम जी, उसको h हाइट ऊपर ले जाना है तो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क कितना होगा, एम जी एच, ये होगा, क्योंकि वहां पे फोर्स हम कांस्टेंट लेते थे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है mg, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट थोड़ी है, यहाँ तो वेरी कर रहा है, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे h बहुत छोटा है तो वही आंसर आ जाएगा, वही मैं आपको अब डराइव करके दिखाता हूँ। देखो मैंने वैल्यू रख दी सबकी, अब मैं इसको जरा सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से मुझे मिला है, इसको सॉल्व करने के बाद पहले तो कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या कॉमन आ रहा है, जी एम एम, जी एम ही कॉमन आ गया, तो मतलब m इंटू
GME कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ लिखूंगा 1/RE, ये बचा माइनस 1/RE प्लस H। अब एलसीएम लिया, एलसीएम लेके ऊपर रखा, काटा पीटा, तो ये बन गया GME इंटू H डिवाइडेड बाय RE इंटू RE प्लस H। ये कुछ नहीं किया, यहाँ पे एलसीएम लिया है इनका और ये काटा पीटा, तो RE सारी कट गया, H बच गया, तो ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, तो ये आ गया हमारा, यहाँ से RE कॉमन निकाल लूं और ये बन गया GME अपॉन RE का स्क्वायर, और इधर बचा M डिवाइडेड बाय 1 प्लस H अपॉन RE इंटू H। यहाँ पे H बचा, यही बचा ना, मेरे समझ में आया क्या किया, GME अपॉन RE कॉमन निकाला तो ME का स्क्वायर ये बच गया, RE कॉमन निकाला तो यहाँ 1 प्लस H अपॉन RE बचा और एक H ये, तो ये बन गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, अभी तक कोई अप्रोक्सीमेशन वगैरह नहीं लिया है, अभी तक सिर्फ मैंने सॉल्व किया है इसे। तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ अच्छे से भाई, ऐसे लिख सकता हूँ इसे कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स बराबर, भाई ये वाली चीज तो क्या बन गई, स्मॉल जी एट सरफेस जिसे हम बोलते हैं, बोलो बनी कि नहीं बनी, इनटू यहाँ पे क्या बना 1 प्लस H बना, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये बन गया 1 प्लस H अपॉन RE की पावर -1 इंटू H। ये क्या रह गया, रुको, M, सही बात है। चलो यहाँ तक क्लियर है क्या, चलो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, आपको कुछ अच्छी चीज लिखेगी। देखो यहाँ पे मैंने इसको तो स्मॉल जी लिख दिया, ठीक है, ये M बचा, ये H बचा, तो ऊपर तो क्या बच गया बेसिकली M G ऑफ सरफेस इंटू H डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 1 प्लस H अपॉन RE। देखो दिख रहा है कुछ वैसा वैसा जो भी मैं आपको सिखा रहा था, अभी मैं जो आपको बता रहा था कि अगर नॉर्मल होता, नॉर्मली अगर H बहुत छोटा होता, कि अगर H बहुत छोटा होता और हम किसी मास M को H हाइट ऊपर ले जाते हैं, है ना, तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आता, MGH इतना आता। लेकिन कब, जब H बहुत छोटा होता। तो यहाँ तक तो मैंने क्या किया, कुछ मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया है, फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में वैल्यू रखी और उसको सॉल्व किया है, तो ये निकल गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं H को बहुत छोटा ले लूं, अगर मैं यहाँ कह दूं कि इफ H इज बहुत छोटा है कंपैरिजन टू RE, तो यहाँ पे मैं H अपॉन RE को क्या लिख सकता हूँ, लगभग 0। भाई अगर H बहुत छोटा है और RE बहुत बड़ा है, तो मतलब ये कुछ ऐसा हो गया 0 अपॉन समथिंग, 0 अपॉन समथिंग कितना होता है, 0 ही होता है, तो H अपॉन R टाइम्स टू 0 लिख सकता हूँ मैं, बोलो। तो यहाँ से वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि अगर मैं लिखूँ डेल्टा U या उसको मैं लिखूँ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, कितना आ गया, MGH आ गया। देखो वही आ गया ना जो हम यूज करते थे पुराने चैप्टर्स में हमारे। तो मतलब वो फॉर्मूले कब वैलिड होते थे, जब H बहुत छोटा हुआ करता था। जब हम अर्थ की सरफेस के आसपास की बातें कर रहे हैं, तब हमारे वो फॉर्मूले वैलिड होते थे, तब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं। लेकिन अगर ये जो H है वो कंपैरिजन टू रिलेट टू अर्थ हो, मतलब बहुत बड़ा हो, तो उस केस में फिर हमें इस तरीके से पूरा उसका यूज करना पड़ेगा एक्चुअल फॉर्मूलों का। देख लो इससे कोई डाउट हो तो बताओ। देखो फाइनली आ गया ना MGH, अगर H बहुत छोटा है तो, अदरवाइज नहीं आया। करो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज करके देखो एक बार आप। यहाँ पे R है रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे जो कैपिटल R है दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। तो मतलब कितनी हाइट ऊपर ले गए सर उसको, R/4, तो दिस इज द कंपैरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, राइट। मतलब यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते।
तो प्रॉपर करके दिखाओ, आंसर बताओ कितना आएगा। सेम प्रीवियस जैसा सवाल है। तो देखो हमें सेम क्वेश्चन है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मास, जो भी मास को हम लिफ्ट करा रहे हैं दैट इज मास, स्मॉल एम लिया है, ओके। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब जल्दी से वी फाइनल कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा माइनस जी इंटू मास ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ की वजह से हम पोटेंशियल लिख रहे हैं ना, इसलिए अर्थ मास का आएगा। मास ऑफ अर्थ इंटू ना डिवाइडेड बाय एक्स, एक्स कितना हो जाएगा आर प्लस आर बाय 4, दैट इज 5r/4। तो लिख दूंगा -4 GME अपॉन 5r, राइट, ओके। और v इनिशियल कितना हो जाएगा -GME डिवाइडेड बाय r, r का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है। चलिए पुट कर दो अब इसको यहाँ पे, इस जगह पे कहाँ पे पुट करना है, इसे पुट करना है इस इक्वेशन में। तो v फाइनल की वैल्यू हमने निकाल ली, v इनिशियल निकाल ली, सॉल्व करो इसके, यही आंसर है आपका, निकालिए। तो m इंटू वी फाइनल कितना हो गया, वी फाइनल हो गया -4 GME अपॉन 5r। फिर एक माइनस और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस आ जाएगा GME अपॉन r। कितना आ रहा है बताओ सॉल्व करके, 5r LCM आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा g, प्लस में आ जाएगा GME टू स्मॉल m अपॉन 5r, राइट। इसको अगर हम स्मॉल जी के टर्म में लिखें, स्मॉल जी मतलब ग्रेविटी के टर्म में लिखें, तो कैसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं स्मॉल जी बराबर कितना होता है GME अपॉन आर का स्क्वायर या आर ई का स्क्वायर, एक ही बात है। यहाँ पे अर्थ को मैं, आर को मैं ग्रेविटी अर्थ की रेडियस ले रहा हूँ, राइट। यहाँ पे मैं आर के ले रहा हूँ रेडियस ऑफ अर्थ, तो स्क्वायर होना चाहिए नीचे, तो मुझे यहाँ पे ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा आर से, तो ये बन जाएगा इतना वाला पार्ट GME अपॉन आर स्क्वायर, ये तो बन जाएगा स्मॉल जी, और ये बन जाएगा mgr/5। मतलब आंसर आ जाएगा आपका mgr/5। तो कई बार ऐसे भी दिया होता है ऑप्शन में, स्मॉल जी के टर्म में दिया होता है ज्यादातर, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल जी हमको कैसे बना सकते हैं, ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई करके। बेसिकली स्मॉल जी होता क्या है, सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ठीक। सीख गए ऐसे क्वेश्चन करना, 3-4 कर लिए अब तो आ गए होंगे। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं हम बेस्ड ऑन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, पहली बात तो ये, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तभी तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हुई है। तो हम यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा नहीं है जो वर्क डन कर रहा है, ठीक है। चलिए करते हैं, करो। तो यहाँ पे क्या है कि दो पॉइंट मासेस हैं m एंड 2m, दोनों को रिलीज किया है, मतलब अभी हमने किसी तरीके से इनको रोक रखा था, सपोर्ट दे रखा था, अब हटा लिया सपोर्ट। तो क्या होगा, दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दोनों ही चलना स्टार्ट कर देंगे अपनी अपनी जगह से एक दूसरे की तरफ, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, केवल म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पूछा है कि जब दोनों का सेपरेशन घट के r हो जाए, तब इसकी वेलोसिटी मान लो v1, इसकी वेलोसिटी v2, तो ये v1 v2 क्या होंगे।
ये आपसे पूछा है, तो कैसे करें बताइए, सोचो क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा है एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड सवाल है, तो एनर्जी तो कंजर्व होगी, राइट, ठीक है, कर लेते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। इसको बोल देते हैं फर्स्ट पार्टिकल, इसको बोल देते हैं सेकंड पार्टिकल। अभी इनको जस्ट रिलीज किया है, तो इस मोमेंट पर पे तो इनकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी और इसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी। बात कब की जा रही है, जब दोनों के बीच में सेपरेशन हो जाए आर, मतलब ये वाला पार्टिकल मान लो इतना चल गया, यहाँ तक आ गया, और ये दूसरा पार्टिकल भी चल के मान लो यहाँ तक आ जाए, इस तरीके से। तो अब इन बीच का सेपरेशन कितना है, आर। इस वक्त इनकी वेलोसिटी ऑब्वियस है अलग अलग होगी, सेम होगी हम कुछ नहीं कह सकते अभी, तो हम तो अलग अलग ही मानेंगे जब तक हम कंफर्म नहीं है कि सेम होगी। तो इसको बोल देते हैं, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2, इसका मास कितना दे रखा है m, इसका मास कितना 2m। तो ये तो मैं पता लग रहा है कि हाँ, एक इक्वेशन तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन की यहाँ लगा सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पे जो भी वर्क कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है, वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन वो तो एक ही इक्वेशन है ना, लेकिन अननोन तो दो हैं यहाँ पे, v1 v2, अननोन तो दो हैं। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी लगेगी बताओ, दूसरी इक्वेशन कौन सी लगेगी। एक इक्वेशन तो समझ में आ गई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा देंगे, बट अननोन तो दो है ना, v1 एंड v2, तो दो इक्वेशन चाहिएगी। एक इक्वेशन तो लग गई ये वाली, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर k फाइनल प्लस u फाइनल, बट दूसरी इक्वेशन सोच के बताओ। चलिए फर्स्ट इक्वेशन के बारे में तो मैं लिख देता हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन तो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, उसका कारण क्या है, बिकॉज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग वर्क। चलो पहले तो ये लगा देते हैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। तो बताइए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में क्या लिखूं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या आएगा, हाँ जी, जीरो, राइट, बिकॉज इनिशियल तो दोनों ही रुके हुए हैं, प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लिखनी है, तो दो पॉइंट मास की, मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखाई थी आपको। पहले एक को लाए, कोई वक्दन नहीं करना पड़ा, फिर दूसरे को लेके आए तो इसकी वजह से करना पड़ा था, याद है, पेयर बना बना के हमने जो लिखी थी वैसे ही लिखना है। तो कितना आ जाएगा, ये तो बड़ा ही आसान है, दो मास होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस एक टर्म आएगी और लिख देंगे सीधा -gm2m/4r, राइट। तो यहाँ पे बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल -gm2m/4r, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हो गई, बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल में क्या लिखेंगे, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है v1, तो लिखेंगे हाफ m v1 का स्क्वायर, प्लस दूसरे पार्टिकल यानी कि 2m मास के पार्टिकल की वेलोसिटी है v2, तो हम लिखेंगे हाफ 2m v2 का स्क्वायर, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो फाइनली दोनों पार्टिकल के बीच में सेपरेशन कितना रह गया, r। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी -gm2m/r, राइट। आई बात समझ में, बोलो सही है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो दो अननोन है, तो एक इक्वेशन और चाहिए। एक इक्वेशन कहाँ से आएगी अब, तो सुनो ध्यान से, एक और इक्वेशन आएगी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से हो रहा है। अगर हम दोनों मासेस को कंबाइंड सिस्टम ले लें, तो जो भी मोशन हो रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा है। सो यहाँ पे हम वी कैन अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स,
अगर हम दोनों को सिस्टम ले लें तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो लगा देते हैं अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। तो यहाँ इनिशियली तो कोई कुछ कर नहीं रहा है, इनिशियल तो दोनों ही पार्टिकल रुके हुए हैं, तो दोनों का मोमेंटम कितना आ जाएगा, 0। फाइनली एम जा रहा है v1 से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस एम v1 आ जाएगा, और दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए -2m v2। ये अपोजिट डायरेक्शन समझ में आया क्या बोला मैंने? देखो ये v1 आगे की तरफ जा रहा है तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मोमेंटम नेगेटिव में। तो यहाँ से v1 और v2 के बीच में हमें रिलेशन मिल जाएगा। मिल जाएगा क्या? मिल ही गया। v1 बराबर कितना आ गया, 2v2। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस एंड टू अननोन। क्या अब सॉल्व हो जाएगा? देखो दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, हो जाएगा सॉल्व? बताओ। मैं यहाँ से v1 को यहाँ पे पुट कर दूं 2v2, तो ये हो जाएगा 4v2 का स्क्वायर, और बस कॉमन वॉमन लेके और फाइनली v2 की वैल्यू निकल जाएगी, फिर v1 की वैल्यू भी निकल जाएगी। अरे बताओ निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकल जाएगी ना। चलिए तो सॉल्व कर लेंगे आप v1 की वैल्यू से पुट करके। तो यहाँ से v1 v2 कितना आ रहा है, सॉल्व करना आप, फिर चेक करना, और नहीं आए तो मेरे को बताना। v1 आ रहा है 2gm/r एंड v2 आ रहा है gm/2r। ठीक, इस तरीके से आ रहे v1 एंड v2। ठीक है, सॉल्व करना, सॉल्व करना आ जाएगा ना। इस v1 को उठा के आपको बस यहाँ रखना है, तो ये पूरी इक्वेशन v2 के लिए बन जाएगी। v2 का आंसर आ जाएगा, फिर v2 आ गया तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो v1 आ जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करूं। तो यहाँ पे एक स्फेयर है, फिक्स्ड स्फेयर है, स्फेयर नहीं हिल रहा है, राइट। और वहां से v वेलोसिटी से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया है। तो इतनी वेलोसिटी बताओ, मिनिमम कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि वो उस स्फेयर के ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए। सॉलिड स्फेयर लेना है ना। ओके देखो कुछ ऐसा सवाल है, डायग्राम बनाते हैं अपन। सपोज दिस इज द स्फेयर, है ना, इसका मास m और रेडियस कैपिटल R है। एक पार्टिकल है जो सरफेस पर रखा है, मान लो यहाँ है स्मॉल m का। इसको यहाँ से v वेलोसिटी देनी है, मिनिमम से कम कितनी, ज्यादा से ज्यादा तो हम कितनी भी दे सकते हैं, कम से कम देनी है इसको v। तो उससे क्या होगा, इसको v वेलोसिटी हमने दी, तो अब ये चले जाए और ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर निकल जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से ही बाहर ये निकल जाए। ठीक है, तो देखो अब ऐसे v वेलोसिटी हमने दे दी, लेकिन जब ये पार्टिकल अर्थ से या किसी भी स्फीयर से दूर जाएगा तो बेसिकली इस पर फोर्स किधर लग रहा है? जब ऐसे मान लो यहाँ पहुंच गया है पार्टिकल, इस पर फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर की साइड लगेगा ना इस पे। मतलब ये जो वेलोसिटी है धीरे धीरे कम होती जाएगी, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो जाएगी, क्योंकि इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ऐसा मोमेंट आ जाए कि मतलब ऐसी जगह पे पहुंच जाए ये, मतलब एक तरीके से इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज तो कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक होती है। तो मान लो इन्फिनिटी पे पहुंच गया ये, अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी हो गई 0। 0 क्यों बोली, कुछ कुछ और भी हो सकती थी, लेकिन हमको यहाँ पे v की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमको v कम से कम इतना देना है कि वो अनंत पे पहुंच के उसके पास कुछ वेलोसिटी भी ना रहे तो चलेगा, जस्ट 0 हो जाए, बस इतनी वेलोसिटी हम इसको दे दें कि ये अनंत पे पहुंच जाए। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें इनिशियल से फाइनल तक। तो यहाँ पे हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो हम यहाँ पे इस पार्टिकल को कितनी एनर्जी दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी कितनी है, हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर, मिनिमम होगी ना। ओके,
प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी, इसका मास है m, छोटे से का मास है स्मॉल m, डिवाइडेड बाय सरफेस पर है तो यहाँ आएगा r बराबर। जब ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया है तब इसके पास जस्ट जीरो एनर्जी हो रहा है तब भी चलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो जाएगी जीरो। और अनंत का मतलब है कि अब इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं रहा, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। ये मिनिमम आएगा। मैक्सिमम का मतलब तो होता है कि हम अनंत वेलोसिटी से फेंक दें इसको तो बाहर ही निकल जाएगा ना वो, तो पार्टिकल सरफेस के। हम तो चाह रहे हैं कि सबसे कम कितनी वेलोसिटी से फेंकें उस पार्टिकल को कि वो उसके ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए, तो मिनिमम हुआ ना ये। भाई ज्यादा आपसे बोले कि एक पत्थर को फेंकना है आपको, ज्यादा से ज्यादा वेलोसिटी से फेंको कि वो बाहर निकल जाए, बोले सर ज्यादा से ज्यादा फेंकना तो अनंत से फेंक दो, फिर तो 100% बाहर निकल जाएगा, मतलब भयंकर वेलोसिटी से फेंक दो। क्वेश्चन तो ये है ना कि मिनिमम कितने से फेंकें, कि 2 मीटर पर सेकेंड से फेंकें, कि 4 से फेंके, कि 10 से फेंके, कि 1000 से फेंके, कम से कम कितने से फेंकें कि वो जस्ट मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, तो मिनिमम है वो। ठीक, ओके। तो यहाँ से वी मिनिमम की वैल्यू कितनी है निकाल लें, निकाल लो। तो ये इधर गया तो ये बन गया ओके, एम स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया तो ये बना वी मिनिमम का स्क्वायर बराबर 2g कैपिटल एम डिवाइडेड बाय आर। एम से एम गया, 2 पर गया, 2 ये सही है। और स्क्वायर में हटा दूं तो ये बना अंडर रूट, ये वी मिनिमम आई। मतलब कम से कम इतनी वेलोसिटी से हमें उसको फेंकना पड़ेगा ताकि वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। दिस इज द वी मिनिमम। कैसे निकाला समझे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो करके, क्योंकि अनंत पे पहुंच गया ना और हमने अनंत को तो रेफरेंस ही ले रखा है, तो अनंत पे पोटेंशियल एनर्जी तो कितनी हो गई, जीरो। और इन्फिनिटी पहुंच के जस्ट जीरो भी हो गई वेलोसिटी तो हमको चलेगा, बस वो पार हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाना चाहिए, हम केवल इतना चाहते हैं। तो मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो वेलोसिटी होती है इसी को ही कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या कहते हैं इसको, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। अब ये तो मैंने एक जनरल स्फीयर लेके प्रूफ करा दिया, लेकिन अब इस स्फीयर को अगर अर्थ मान के हम लें, अर्थ मान के करें सवाल को, तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2g मास ऑफ अर्थ, कैपिटल एम किसका मास था, इस गोले का मास था ना, तो मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, इस तरीके से। खैर ये तो मैंने आपको जनरल प्रूफ कर दिया। अब बात करते हैं हम एस्केप वेलोसिटी की एंड एस्केप एनर्जी की, कि कितनी एनर्जी मिल जाए इस पार्टिकल को कि ये अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर पहुंच जाए, या कितनी एस्केप वेलोसिटी मिल जाए इसकी मिनिमम। So basically, what is the escape velocity? This is the minimum speed required for a particle for which it will come out from the gravitational field of a particular planet. अगर किसी भी planet से उस particle को बाहर निकलना है तो minimum speed requirement होती है उस planet से बाहर निकलने के लिए, वो उसको कहते हैं escape velocity। और उतनी velocity को प्राप्त करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग एक काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर, उसको कहेंगे हम एस्केप एनर्जी। ठीक है, अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग होती है। अभी मैं अर्थ के लिए बताऊंगा आपको कि अर्थ के लिए कितनी होती है, तो निकालें अर्थ के लिए, सॉल्व करते हैं इसे। चलिए कैसे करेंगे, एक एस्केप वेलोसिटी निकालनी किसी प्लैनेट के लिए, उस प्लैनेट का मास m है और रेडियस r है। तो सपोज दिस इज द प्लैनेट, ये मास m, रेडियस r, एंड दिस इज द पार्टिकल। यहाँ से हमने इसको v एस्केप वेलोसिटी दी, इसको ve से डिनोट कर देंगे। इसकी इसका मास हम स्मॉल m मान लेते हैं। इसको कहाँ तक पहुंचाना है, अनंत पे पहुंचाना है इसको, यहाँ पे अनंत पे। यहाँ पे r कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत दूर, वेलोसिटी जस्ट जीरो। तो ये हमने कर रखा है ना, क्या कर देंगे हम, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखेंगे हाफ स्मॉल m v स्क्वायर माइनस g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r बराबर 0 प्लस 0। यहाँ से निकल के आया हाफ स्मॉल m v का स्क्वायर बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तो पहले तो ये चीज की बात कर लेते हैं, ये क्या निकला। तो ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है ना, v से रिलेटेड, एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड काइनेटिक एनर्जी।
तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, एस्केप एनर्जी। कोई आपसे पूछे एस्केप एनर्जी तो आप उसका फॉर्मूला ये है, एस्केप एनर्जी। ठीक है। और अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी बराबर, ई का मतलब यहाँ पे अर्थ नहीं है, ई का मतलब यहाँ एस्केप वेलोसिटी, तो वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखो स्मॉल एम से स्मॉल एम तो कट जाएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा का मतलब, बताता हूँ भी मतलब, ये हो जाएगा 2g कैपिटल एम अपॉन आर। ये एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी किसी भी प्लेनेट से उस पार्टिकल को भेजने के लिए। ठीक है। लेकिन अगर हम अर्थ की बात कर लें साइड में, कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वो तो ये है ही, अंडर रूट 2gm अपॉन आर। तो 2 रहेगा, जी तो सर के लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है, लेकिन मास यहाँ पे अर्थ का हो जाएगा एंड रेडियस भी अर्थ की हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट भी कर लेते हैं फॉर्मूले को, जैसे स्मॉल जी में कन्वर्ट करके देख लेते हैं फॉर्मूले को, स्मॉल जी। तो स्मॉल जी में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया आर ई से, क्योंकि आर ई का स्क्वायर चाहिए ना, ऐसा। तो क्या बन गया ये बन गया अंडर रूट ऑफ जी एम ई 2gme अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू आर ई, क्या बन गया ये, अंडर रूट 2g r e। अब जी की जगह आप 9.8 रखो और आर की जगह 6400 किलोमीटर में 10⁻³ रखो, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ एस्केप है फॉर अर्थ, एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ, ये आ जाती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, आया समझ। ये किसके लिए निकल के आई है, अर्थ के लिए, अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी, राइट। ठीक है। इस वेलोसिटी के बारे में कुछ और बातें हम पढ़ लेते हैं, बी के बारे में कुछ बढ़िया बढ़िया बातें। सबसे पहली बात, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आपको 1 किलो का मास एस्केप कराना है या 1000 किलो का मास एस्केप कराना है। बात समझ में आ रही है, मतलब ये केवल और केवल प्लेनेट के मास पर डिपेंड करती है और प्लेनेट की रेडियस पर डिपेंड करती है। अभी मैं लिख दूंगा ये सब बातें, पहले एक चीज और देख लो, इस फॉर्मूले को मास की जगह हम डेंसिटी के टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। तो डेंसिटी के टर्म में क्या फॉर्मूला आता है देखना, तो हम रिलेशन तो जानते हैं कि मास बराबर होता है रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, एम की जगह जरा उसको रख दो, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2g अपॉन आर, एम की जगह हमने रख दिया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। तो क्या है फॉर्मूला, 8 आर स्क्वायर है तो आर तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऊपर बचा 8 कैपिटल जी रो पाई डिवाइडेड बाय 3। तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप इन टर्म्स ऑफ रो। तो ये वेलोसिटी किस प्लेनेट के लिए, बताओ ये किस प्लेनेट के लिए है, ये एस्केप वेलोसिटी किस प्लेनेट के लिए है। ये एस्केप वेलोसिटी जो लिखी है मैंने, ये फॉर्मूला जो लिखा है अंडर रूट 2gm अपॉन कैपिटल आर, ये किस प्लैनेट के लिए है, किसी भी प्लैनेट से। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नीचे रख लेते हैं ऐसा। सरफेस अर्थ के लिए हमने अलग से बात कर ली, ये हो गया, इसको ऊपर ले चलते हैं। तो ये फॉर्मूला रो के टर्म में, रो के टर्म में फॉर्मूला।
डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट के टर्म में फॉर्मूला है ना, अभी रिजल्ट लिखने के काम में आएगा, अभी कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं अपन। तो ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं एस्केप वेलोसिटी के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम इस फॉर्मूले से सीखे वो हम देख लेते हैं। देखो फॉर्मूला क्या था, ये था √2gm/r। एक बार फॉर्मूला और देख लो फिर मैं समझाता हूँ। √2gm/r, ठीक है। यहाँ पे m किसका है, प्लैनेट का, r किसका है, रेडियस किसकी है, प्लैनेट की, वही सब लिखा है यहाँ पे कि एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि प्रोजेक्ट हमने जो मास है प्रोजेक्टेड बॉडी का वो कितना है और किस एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि प्लैनेट का मास कितना है, प्लैनेट की रेडियस कितनी है और किस लोकेशन से हम उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर द सरफेस ऑफ मून, मून के लिए एस्केप वेलोसिटी इतनी कम होती है कि वहां पे गैस मॉलिक्यूल ही एस्केप कर जाती हैं। जो गैस मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वैल्यू होती है ना, आरएमएस स्पीड होती है गैस मॉलिक्यूल्स की। ये किसी कंटेनर में गैस भरते हैं तो गैस इधर उधर भागते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, गैस भागती रहती है ना इधर उधर, वो तो वो आरएमएस स्पीड से भी कम होती है मून पर एस्केप वेलोसिटी। तो इसलिए वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं होता क्योंकि सारे गैस मॉलिक्यूल्स ही एस्केप कर जाते हैं। तो मून के लिए, मून पर जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो इतनी है जो लेस है आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल। आरएमएस का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो एटमॉस्फेयर ही नहीं होता मून पर, ठीक, समझ गए। करिए वाला, तो यहाँ पे एक पार्टिकल है जो सेंटर से r/4 डिस्टेंस पर है। सेंटर से मतलब वो ऐसे टनल बनाई है हमने सेंटर से अर्थ के, वहां से r/4 पर हमने एक पार्टिकल को रखा है। अब यहाँ से हमने इसको v वेलोसिटी से फेंका है, एस्केप कराना है, तो कितनी वेलोसिटी आनी चाहिए। सो कैसे करें, तो करने का कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा। आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है इनिशियल से फाइनल। फाइनल के लिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो हो जाएंगे। सो कुछ ऐसा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के फाइनल और यू फाइनल तो जीरो हो जाएंगे, राइट। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमें पता ही है, हाफ mv², भाई v वेलोसिटी फेंका है, स्मॉल m उसका मास है, ओके। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आप क्या लिखोगे, तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल मैं अलग से लिख देता हूँ। सो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मास ऑफ द पार्टिकल इनटू पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ। अर्थ का पोटेंशियल, यही तो लिखेंगे अपन, अर्थ का पोटेंशियल बीपी लिखते थे ना अपन। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इसमें कौन सा यूज होगा, इनसाइड वाला, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड वाला। तो इनसाइड कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है G∠M/2r³ 3r² माइनस x²। यहाँ पे x क्या है, r/4, तो r/4 का स्क्वायर, इस तरीके से। बस इसको सॉल्व करना है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आ जाएगा। माइनस तो लगेगा ही, माइनस तो लगेगा ही, ये माइनस लगा दिया तो आ गया -m Gm/2r³। अंदर कितना बचा, 3r² माइनस r²/16, 3r² माइनस r²/16 कितना आएगा ये, तो ऐसा कुछ आया, r² कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 3 माइनस 1/16, ये आया 47/16। और ये कुछ इस तरीके से आया -G∠M (47) डिवाइडेड बाय 32r। बस तो अब इसको यहाँ पे u इनिशियल की जगह से रख देना है, ये u इनिशियल, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो उधर जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो v बराबर निकल के आ रहा है
तो ऊपर जाएगा तो 16 रह जाएगा, ये आ जाएगा जी कैपिटल M 47 डिवाइडेड बाय 16R। ये आंसर है। किस किस का है ये आंसर? किस किस का है आंसर? तो यहाँ पे याद क्या रखना है? यहाँ पे याद ये रखना है कि हमें जो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है वो इनसाइड वाली यूज करनी है। कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनिशियल फाइनल फाइनल जीरो हो गए, सॉल्व किया, आ गया। किस किस का सही था? चलिए तो फिर आज हम इतना रखें। आज हमने इसके वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। ओके, फिर इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।